स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये यूनिट 2 है और यूनिट 2 से रिलेटेड मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए हुए हैं जो मुझे लगता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे के आपके वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर सकूँ। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे कि आपका नेक्स्ट जो पेपर है वो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का है, तो उसके वीडियो मैं पहले से ही अपलोड कर दूँगी, डोंट वरी। एंड ऑडिट का जो पेपर आपका है 25 को, सो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरी ऑडिट की सीरीज़ में प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही पूरा ऑडिट का मैंने सारी यूनिट उसमें डाल रखी हैं, आप उससे जाके पढ़ सकते हो। तो ऑडिट के पेपर के लिए मैं एमसीक्यू नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे एमसीक्यू आपके कोर्स के वाइज बने हुए हैं। सो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ऑडिट का पेपर आपका पूरा बना हुआ है, आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कंटेंट डिस्कस कर लेती हूँ कि जो मैंने इसमें एमसीक्यू लिए हैं वो किन टॉपिक से रिलेटेड लिए हैं। जो टॉपिक है वो मैं आपसे बता देती हूँ कि इसमें जो है वो कंपैरेटिव टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इंडिविजुअल, सोल प्रॉपर्टी हो गया, आपका पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, कंपनीज हो गया, टैक्स प्लानिंग फॉर द एम्प्लॉयज़ रिम्यूनरेशन। ये टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं ले पाई। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक और भी चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम मुझे पीडीएफ सेंड कर दीजिए। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि जितने भी एमसीक्यूज़ फ्रेम करती हुई मैं खुद स्टडी करके कि कम से कम टाइम में आपको कम से कम एमसीक्यूज़ दूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ के समझ सको और अच्छे से आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो ये मेरे खुद के फ्रेम किए हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। मेरे पास इसका कोई पीडीएफ नहीं है, इसलिए मैं पीडीएफ नहीं शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू मैंने लिया है आपका कि फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, जिसे हम एलएलपी कहते हैं, एज अ ट्रीटेड एज जनरल पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी जब हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एलएलपी को हम जनरल पार्टनरशिप फॉर्म के जो जैसे होता है उसके थ्रू हम उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं PQR, जो है वो पार्टनर्स हैं इन अ फॉर्म। एंगेज इन मेडिकल प्रोफेशनल वो लोग एंगेज हैं फॉर द एंड ऑफ द 31 मार्च 2019। बुक ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वी कैलकुलेट, जो प्रॉफिट है फर्म का वो 3 लाख रुपीज़ है द मैक्सिमम अमाउंट एडिसिबल एज अ रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स। कितनी होगी हमारी 2,70,000। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखाया है। ठीक है, आप लोगों के पास बुक है, आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं। इस टॉपिक को एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, इसमें से एमसीक्यू आपका ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इस हेड में जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म का जो भी कैपिटल रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड होता है, वो इस हेड में जो होता है वो चार्जेबल होता है, मतलब उस हेड में हम जाके टैक्स को पे करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं बुक प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बुक प्रॉफिट जो पार्टनरशिप का हमका 1,20,000 है। एक्चुअल रिम्यूनरेशन ऑफ द पेड वर्कर जो है वो 3,54,000 है। अलाउबल डिडक्शन जो है वो अंडर सेक्शन 40B में उसमें पूछा गया कि कितनी डिडक्शन जो है वो अलाउ होगी एंड टू वर्ड द रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर, तो 1,50,000 जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस किए हैं कि इस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे आ सकते हैं। चूँकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको भी बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करूं, तो मैं जल्दी अपनी वीडियो को बता देती हूं आपको। जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं डिस्कस कर लेती हूं। यहाँ पे पूछा गया है कि नॉन प्रोफेशनल जो भी फर्म होती है या डीएस होते हैं, एसोसिएशन हैज़ बुक प्रॉफिट 9,36,000 एड एडमिसिबल रिम्यूनरेशन ऑफ द वर्कर पार्टनर इनकम टैक्स पर्पस फॉर शैल बी। यहाँ पे अगर 9,36,000 बुक प्रॉफिट होगा तो रिम्यूनरेशन ऑफ द वर्कर पार्टनर कितना होगा, 6,51,600। मैंने आप फिर से कह रही हूँ, ये टॉपिक एक बार जाके आप ज़रूर देखिएगा, इसके एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय द पार्टनरशिप फॉर्म, जो प्रॉफिट है वो अर्न किया गया है ड्यूरिंग द पार्टनरशिप फॉर्म 1,40,000, तो मैक्सिमम रिम्यूनरेशन डिडक्शन हमको कितनी मिलेगी, 1,50,000। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम रिम्यूनरेशन की डिडक्शन जो है वो 1,50,000 ही मिलती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन कंप्यूटिंग income under the head of PGVP of the firm which exists as such as interest paid by the any partner of Axis. एक्सिस यहाँ पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसअलाउड टू द अकॉर्डेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ अंडर सेक्शन 40B। तो 14% जो होता है 14% सिंपल इंटरेस्ट शैल बी डिसअलाउड इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ अंडर सेक्शन 40B। ध्यान रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट ले लेते हैं, इन कंप्यूटिंग द इन कंप्यूटिंग इनकम द अंडर PGVP हेड, ठीक है, ऑफ द फर्म विच सच एज द फॉलोइंग शैल बी डिसअलाउड अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ अंडर सेक्शन 40B। तो जो रिम्यूनरेशन ऑफ द नॉन वर्किंग पार्टनर्स होता है, रिम्यूनरेशन ऑफ द नॉन वर्किंग पार्टनर शैल बी डिसअलाउड इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40B। ध्यान रखिएगा ये चीज़। दो चीज़ें हैं, रेट जो है वो 12% से ज़्यादा होगी तो मतलब डिसअलाउड हो जाएगी, एंड रिम्यूनरेशन ऑफ द नॉन वर्किंग पार्टनर्स, जो वर्किंग पार्टनर्स नहीं है उनका रिम्यूनरेशन भी क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन 40B उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं, इन केस ऑफ बुक जो है, इन केस ऑफ बुक लॉस मैक्सिमम अलाउबल रिम्यूनरेशन ऑफ द वर्किंग पार्टनर 1,50,000। ध्यान रखिएगा 1,50,000 की हमें मैक्सिमम अलाउबल रिम्यूनरेशन मिलता है फॉर द पार्टनर के केस में, ठीक है। व्हेन LLP हैज़ अ बुक प्रॉफिट 6 लाख रुपीज़ मैक्सिमम जो अलाउबल यहाँ पे पूछेगा 6 लाख रुपीज़ अगर है जो LLP के केस में 6 लाख रुपीज़ जो है वो हमारा बुक प्रॉफिट है, द मैक्सिमम अमाउंट अलाउबल द सैलरी ऑफ द पार्टनर विल बी 4,50,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 LLP चार्ज्ड टू द टैक्स 30% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो हमारा 18.5% है, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ जो होता है वो चार्जेबल एज अ टैक्स ऑफ इन द केस ऑफ द LLP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर ऑफ अ फर्म सच of a firm from such firm shall be taxable PGVP है। ध्यान रखिएगा जो पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन रिसीव्ड होता है वो किस हेड में टैक्सेबल होता है, PGVP के हेड में। नेक्स्ट ले लेते हैं, फर्निशिंग ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ एन अकाउंट डिफाइंड एज, अगर फर्निशिंग रिपोर्ट हो किस में डिफाइन करेंगे, सेक्शन 115JB रूल 4, सेक्शन 115JB सब सेक्शन 4, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और लॉस, उसको किस सेक्शन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको सेक्शन 115JB सब सेक्शन 3 में। फर्निश रिपोर्ट को हम सेक्शन सेम रहेगा हमारा 115JB और रूल सब सेक्शन 4 रहेगा, बट अगर हम अब्जॉर्ब जो है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात करें या फिर लॉस की बात करें विच कैरीड फॉरवर्ड अंडर सेक्शन, यहाँ पे सिर्फ सब सेक्शन चेंज है हमारा और सेक्शन हमारा वही रहेगा सेक्शन 115JB और सब सेक्शन 3, ठीक है। टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड इनकम रिलेटेड अ सर्टेन कंपनीज डिफाइंड एज अंडर सेक्शन 115JAA में, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, द फॉर्म ऑफ द ओनरशिप इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ द टैक्स प्लानिंग टूल, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या है, टूल ऑफ द टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट ले लेते हैं, सोल प्रॉपर्टीयर इन द बिजनेस ओन्ड हाउ मैनी पीपल्स, सो सिंगल, सोल प्रॉपर्टी है मतलब सिंगल पर्सन जो जिसमें जो बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, प्रॉपर्टीयरशिप रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द बिजनेस एंड इज नॉर्मली, यहाँ पे डैश पूछा गया है मतलब यहाँ पे क्या होगा, फॉर सेटिंग ऑफ द बिजनेस, सो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट ले लेते हैं, इन द इनकम टैक्स पर्पस द सोल प्रॉपर्टीयर कंसीडर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। सोल प्रॉपर्टीयर का मतलब ये भी हमने कहा था कि सिंगल पर्सन होता है, दैट मीन्स कि इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आप पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप मस्ट बी डिसॉल्व्ड इफ द ओनरशिप चेंजेस व्हेन द पार्टनर लीव एंड डाई, मतलब जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो छोड़ के जाता है तो जो ओनरशिप होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस यूनिट दैट इज लीगल सेपरेबल, ठीक है, दैट इज लीगल सेपरेबल फ्रॉम द ओनरशिप, ठीक है। अगर कॉर्पोरेट बिजनेस होता है तो जो लीगली होता है, जो ओनरशिप होती है वो सेपरेट रखी जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। नेक्स्ट MCQ है यहाँ पे,
द इनकम टैक्स पर्पज द सोल प्रॉपर्टी आर कंसिडर एड इंडिविजुअल। ये रिपीट क्वेश्चन है बट ये इंपॉर्टेंट है, तो ये डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि दी डैश दोज ओनरशिप इज रिप्रेजेंट द शेयर एंड स्टॉक डू नॉट डायरेक्टली कंट्रोल बाय द कंपनी शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स देन डू नॉट मतलब कि जो शेयर होल्डर की जो ओनरशिप होती है दिस इज रिप्रेजेंट एंड द शेयर और स्टॉक डू नॉट कंट्रोल बाय द कंपनी। उनको कंपनी के द्वारा जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट ले लेते हैं। लीगली अ पार्टनरशिप फॉर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दैट द पार्टनरशिप constituting the firm as the partners are the dash ownership of the firm। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ली हैं, कुछ मैं आपसे पॉइंट डिस्कस कर लेना चाहती हूँ जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। अगर एसएससी की बात करें तो आपको ये पता है कि जो एसएससी मतलब जो टैक्स पेयर होता है वो सोल प्रॉपर्टी हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब एसएससी अ पर्सन हु इज़ लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है इज असेस्ड अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ द लॉ। ठीक है, अगर बात करते हैं हम सोल प्रॉपर्टी की, तो सोल प्रॉपर्टी की जो टैक्स पे होता है वो एज पर स्लैब जो भी डिफाइन किया गया है फाइनेंस एक्ट में, उसके थ्रू हम पेमेंट होती है। डिडक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो सोल प्रॉपर्टी होता है वो 80CCC मतलब कर्मचारी कॉन्ट्रीब्यूशन 2, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। कर्मचारी के कॉन्ट्रीब्यूशन के फंड में, मतलब पेंशन के फंड में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। ठीक है, एंड मेडिकल की डिडक्शन मिलती है। डीडी मतलब कि कोई डिसेबल पर्सन है उसकी डिडक्शन मिलती है। एंड ई एजुकेशन से रिलेटेड अगर हमने कोई लोन लिया है तो उसके लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। जी की बात कर लेते हैं तो डोनेशन की हमें डिडक्शन मिलती है। जीजीए की बात कर लेते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड डिडक्शन मिलती है। सो ये डिडक्शन हमको मिलती है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मेरा इनकम टैक्स में एक वीडियो है, सो आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ लिए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट ले लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखे हैं, जैसे कि फॉर्म जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म एक्ट में। ठीक है, एंड लिमिटेड जो होती है वो 20% ओनली। एंड यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि टैक्स पे 30%, सरचार्ज 10% और सेल्स जो है वो 3%। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको याद कर लीजिएगा, इससे भी एमसीक्यू आपका आ सकता है। एंड कंपनी के बारे में भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं कि ये जो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 है जो कि अब 2013 हो चुका है, चेंज हो गया है। आर्टिफिशियल, ये क्या होता है, कंपनी जो थी आर्टिफिशियल पर्सन या फिर एंटिटी होता है, उसके बारे में भी देखिए यहाँ पे मैंने रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कुछ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने डिस्कस की है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, जो मुझे लग रहा था कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैंने आपसे ये सारी यूनिट 2 से रिलेटेड डिस्कस किया। हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट मैं सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड अभी जो मेरी थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो भी रिमेनिंग यूनिट्स में मैं अभी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग पेपर अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।